नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस बीच सीएम योगी ने अखिलेश यादव का नाम लिए बिना हमला बोला है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट पर कहा कि बीजेपी ने कल अपनी पहली सूची को जारी किया। ये सामाजिक न्याय की प्रतीक है, सबका साथ सबका विकास के नारे को सार्थक करती है। सपा ने कैराना और मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर और लूनी में पलायन और माफियाओं को टिकट दिया है। ये उनकी मंशा को दर्शाता है। बुलंदशहर में और लूनी में पेशेवर हिस्ट्री शीटर को टिकट देना समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन के चरित्र को उजागर करता है। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि पेशेवर हिस्ट्री शीटर और माफियाओं को टिकट देकर सत्ता में लाना और सत्ता को शोषण का प्रतीक बनाना इनके टिकट से झलक रहा है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कहा कि सपा में वो नेता जाते हैं जो दंगे करवाते हैं और बीजेपी में वो लोग आते हैं जो दंगे को होने से रोकते हैं। अनुराग ठाकुर ने कैराना से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नाहिद हसन का नाम लेकर सपा पर निशाना साधा और कहा कि नाहिद हसन के हाथ खून से रंगे हैं, वो लोगों को पलायन के लिए मजबूर करने वाले हैं और सपा ने उनको अपना प्रत्याशी बना दिया है। तो टिकट का ऐलान हो चुका है, लेकिन टिकट पर जिस तरह से उम्मीदवारों को उतारा गया है उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। खासतौर से समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको लेकर के आज बड़ा हमला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बोला गया। हालांकि उन्होंने अखिलेश यादव का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि समाजवादी पार्टी ने जो लिस्ट जारी की है उसी से यह स्पष्ट हो रहा है कि समाजवादी पार्टी किस तरह से जो चुनावी राजनीति है वो करना चाहती है। माफियाओं को, हिस्ट्री शीटर्स को अगर वो टिकट दे रही है तो इससे ही उसकी मंशा साफ जाहिर होती है। नाहिद हसन को लेकर के अनुराग ठाकुर की तरफ से भी सवाल उठे। आज उन्होंने भी ये कहा कि नाहिद हसन को टिकट देना, एक ऐसे शख्स को टिकट देना जिसके हाथ खून से रंगे हों, ये दिखाता है कि समाजवादी पार्टी किस प्रकार की राजनीति करती है और राजनीतिक तौर पर समाजवादी पार्टी की सोच क्या है, इस बात को उन्होंने कहा। तो कुल मिलाकर के अब दोनों ही तरफ से आप देख रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी, आरोप प्रत्यारोप जमकर हो रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर वार पलटवार भी किया जा रहा है। लेकिन अब ये प्रदेश की जनता को तय करना है कि आखिर वो प्रत्याशी के तौर पर अपनी विधानसभा क्षेत्रों में किसको चुनती है और इन सब के बीच में इस बार उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी, ये सवाल अभी भी उतना ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि प्रदेश की जनता का मूड क्या है, इसके लिए आपको इंतजार 10 तारीख तक का करना होगा। तो टिकटों के ऐलान के बाद प्रत्याशियों को लेकर के एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप खूब हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी बार बार इस बात को कह रही है कि प्रदेश की जनता ने अब ये मन बना लिया है कि वो समाजवादी पार्टी की सरकार लाने वाली है और यही वजह है कि बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के अंदर से उनके मंत्री या विधायकों के टूटने का सिलसिला शुरू हो गया है और वो सब समाजवादी पार्टी का रुख कर रहे हैं। लेकिन जो लिस्ट जारी की गई है पहले और दूसरे चरण के मतदान को लेकर के, उसमें जो कैंडिडेट्स हैं उनको लेकर के सवाल भारतीय जनता पार्टी ने उठाए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो नाम समाजवादी पार्टी ने अपनी सूची में जारी किए हैं उसमें कैराना, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, लूनी, यहाँ पर ऐसे लोगों को टिकट दिया गया है जो कि विवादास्पद हैं या फिर जिनका नाम विवादों के साथ जुड़ा रहा है, हिस्ट्री शीटर्स हैं। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी किस प्रकार की राजनीति को करना चाहती है और उनकी मंशा क्या है। अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई बड़ी बातें आज कही हैं, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि अब प्रदेश की जनता ने बदलाव का मन बनाया है, पूर्ण बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी बनाने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उन्होंने लेकर के कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में निशाना साधा था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से जो चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी ने उनको गोरखपुर भेज दिया है। तमाम तरह के इस समय जो सियासी बयानबाजियाँ हैं, आप देख रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य में आप इसको देखेंगे तो खूब जोर शोर से हो रही हैं और अब जनता को यह तय करना है कि जनता किस पार्टी के पक्ष में इस बार वोट करने वाली है। लेकिन 10 तारीख तक सभी पार्टियां एक दूसरे के ऊपर इसी तरह से हमलावर और इसी तरह से आरोप प्रत्यारोप करती हुई आपको नजर आएंगे और उसी कड़ी में आज भी ये जो आरोप प्रत्यारोप हैं जमकर देखने को मिल रहे हैं। तो लोनी, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर
और इन सभी जगहों पर आप देख रहे हैं कि जो टिकट्स बांटे गए हैं उनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाए हैं। लेकिन ये जो सवाल उठ रहे हैं इनको किस तरह से देखा जाए, आज इसी पर चर्चा करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। सीपी राय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सीपी राय जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। चंद्रेश कुमार सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। चंद्रेश कुमार सिंह जी, आपका भी स्वागत है। और अभिषेक वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। अभिषेक वाजपेयी जी, आपका भी स्वागत है। और कुछ देर में भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके साथ भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अभिषेक जी, सबसे पहले मैं आपके ही पास आता हूं, क्योंकि आज टिकट को लेकर के जो बातें कही गई, स्क्रीन क्यों नहीं दिख रही है ये, उसको किस तरह से देखा जाए अभिषेक वाजपेयी जी? क्योंकि आज मुख्यमंत्री ने भी यही बात कही, अनुराग ठाकुर भी यही बात कह रहे थे कि जो टिकट आप लोगों ने बांटे हैं, ये टिकट ये दर्शा रहे हैं कि आप लोग हिस्ट्री शीटर या जो माफिया हैं या जिनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं उनको टिकट देकर के आप ये दर्शाना चाह रहे हैं कि आप किस प्रकार की राजनीति चाहते हैं प्रदेश के अंदर। मैं चाह रहा हूं कि इस पर आप जवाब दें। अभिषेक वाजपेयी जी, आपका पहला रिएक्शन चाहूंगा मैं। देखिए, जब मामला कोर्ट में विचाराधीन रहता है तब तक के लिए आप कुछ भी नहीं कह सकते। और ये कौन बोल रहा है, जिसके यहाँ पे खुद 114 विधायक, जिसके यहाँ पे आपराधिक मुकदमे जिनके ऊपर दर्ज हो, स्वयं मुख्यमंत्री जी के ऊपर मुख्यमंत्री जी के ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हो, तो वो लोग ये बोल रहे हैं, सूप बोले चल्ली क्या बोले, जिसमें 72 शेर, मतलब जो लोग आज वो हमको प्रवचन दे रहे हैं, हमें गुंडों की पार्टी बोलते हैं। उनकी पार्टी क्या है? 114 विधायक गुंडे आप लेकर के बैठे, और हमारी समाजवादी पार्टी को अगर आप गुंडों की पार्टी बोल तो उनको शर्म आनी चाहिए। मौजूदा स्तंभ में अगर आप देखें तो 114 विधायक उनके यहाँ हैं। स्वयं मुख्यमंत्री जी आपराधिक मुकदमों में लिप्त हैं, वो अपने ऊपर से मुकदमे हटवाने का काम कर रहे हैं। कोर्ट की संज्ञान में नहीं था। अगर उनको कोर्ट पे यकीन होता तो स्वयं मुख्यमंत्री जी अपने ऊपर से मुकदमे ना हटवा रहे होते। ये विचारणीय है। ऐसा आरोप लगाने वालों को सोचना चाहिए, अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए। एक उंगली अगर आप किसी दूसरे की तरफ उठाते तो 4 उंगली आपकी तरफ भी उठता है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। और हम न्यायपालिका का पूरी तरीके से हमें न्यायपालिका के ऊपर विश्वास है, हम उसका पालन करते हैं उनकी कही गई बातों का। और जब तक विचाराधीन है तब तक कि आप किसी को आपराधी घोषित नहीं कर सकते। चंद्रेश जी, आपका भी रिएक्शन चाहूंगा, क्योंकि जो टिकट्स बांटे गए हैं उसको लेकर के जो सवाल उठने शुरू हुए हैं दोनों ही तरफ से, क्योंकि इधर से जब सवाल उठ रहा है तो आरोप उधर भी लग रहा है कि एक उंगली उठाएंगे तो 2 आपकी तरफ भी है। लेकिन ये जो टिकट का वितरण हुआ है, जिसमें ये तमाम हिस्ट्री शीटर या जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, अगर उनको यहां से उम्मीदवार बनाया जा रहा हो तो उसको आप किस तरह से देखेंगे? मैंने आपको पहले ही कहा कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र एक समान है। बिना अपराधियों और गुंडों की मदद से ये आगे नहीं बढ़ सकते। इन्होंने ऐसा मान रखा है और लगातार ये अपराधियों से संपर्क भी साधे हुए हैं कि किसी तरीके से अपराधियों की मदद से कुछ विधानसभाओं को ये जीतना भी चाहते। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है। अभी अभिषेक वाजपेयी जी जो बात कर रहे थे, इन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। महोदय, आपने ऐसी परिस्थिति क्यों उत्पन्न की कि लोगों को ये कहना पड़ा कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है या भारतीय जनता पार्टी अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को चुनाव लड़ा रही है? हमने तो कहा कि हम 403 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। कई बार आप हमारी बातों पर हंसते भी हैं, लेकिन हमने कहा कि हम एक भी अपराधी और गुंडे प्रवृत्ति के व्यक्ति को टिकट नहीं देंगे। यदि कहीं गलती से नाम आ भी जाता है, प्रकरण यदि सामने आएगा, नाम हम वापस करने का भी काम करेंगे। लेकिन इन्होंने जो बातें कही, अभिषेक उपाध्याय जी, किसी व्यक्ति के ऊपर बलात्कार का मुकदमा हो, किसी की हत्या का मुकदमा हो, सार्वजनिक संपत्ति को व्यापक स्तर पर क्षति पहुंचाने का मुकदमा हो, और फिर भी ऐसे व्यक्तियों को यदि आप टिकट देते हैं सिर्फ सरकार बनाने के लिए, तो मुझे लगता है आपको अपने गिरेबान में एक बार झांकना चाहिए, अपने चाल और चरित्र का मूल्यांकन करना चाहिए। राजनीति का अपराधीकरण करने से आपको बचना चाहिए। सीपी राय जी, एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते, चूंकि ये कोई नया तो नहीं है, हम लोग देख रहे हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर जो लिस्ट आई है उसमें बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनके ऊपर कुछ मुकदमे चल रहे हैं, और हर साल हम लोग देखते हैं या हर विधानसभा चुनाव में ऐसे जो माननीय हैं उनकी बहुत संख्याएं होती हैं। लेकिन इस बार इसको आप किस प्रकार से देखेंगे? क्योंकि चुनाव से पहले ये मुद्दा हर बार उखड़ता है, हर पार्टियां इलेक्शन से पहले ये कहती हैं कि वो इस तरह के लोगों को प्रश्रय नहीं देंगी, लेकिन जब टिकट आता है तो उसके अंदर हम लोगों को इस तरह के लोगों की जो तस्वीरें हैं वो नजर आती हैं या उनके नाम हम लोगों को दिखते हैं। इस बार समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के बीच में ये जो आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, इसको आप कैसे देखेंगे? और क्या कोई पार्टी वाकई में आपको लगता है कि इस स्थिति में है जो ये कह सके डंके की चोट पर कि हम अपराधियों को कम से कम टिकट नहीं देने वाले हैं या हम उनको प्रश्रय नहीं देते हैं?
एक तो चुनाव आयोग ने एक नियम बना दिया है कि जो लोग भी जिनके ऊपर कोई मुकदमे होंगे उसको पार्टी को भी अनाउंस करना पड़ेगा कि उनको टिकट क्यों दे रहे हैं, उन पर क्या मुकदमे हैं, और जो प्रत्याशी होगा उसको भी अखबारों में ये जारी करना पड़ेगा कि उसके ऊपर क्या क्या मुकदमे हैं। मुकदमों की दो तरह की श्रेणी है। एक ये है कि वो सारे लोग वो छात्र राजनीति से निकले हुए, मजदूर आंदोलन से निकले हुए, किसान आंदोलन से निकले हुए, तमाम जो आंदोलनों में लोग जाते हैं उनके ऊपर भी आईपीसी के ही मुकदमे लगते हैं। मुकदमों के लिए कोई अलग कानून नहीं बना हुआ है। दुर्भाग्य जिसमें मैं काफी लंबे समय से ये मांग करता रहा हूँ, कई सांसदों से भी मैंने आग्रह किया। जब एक जमाने में ये कहा जाता था कि संसद में इतने सारे लोग गुंडे हैं और इतने लोगों के ऊपर मुकदमे हैं, और ये सिद्ध करने की कोशिश हो रही थी कि सारे सांसद जैसे अपराधी हों, मैं तब से मांग करता रहा हूँ कि संसद को इस पर विचार करना चाहिए कि आंदोलनों के जो मुकदमे हो उसमें उसके आगे आंदोलन लिखा हुआ हो, जिससे कम से कम जनता में ये क्लियर मैसेज जा सके कि ये आंदोलन मुकदमे कायम हुए हैं, या आंदोलनों के लिए कुछ अलग तरह के कानून बना दिए जाएं। आंदोलन लोकतंत्र की खूबसूरती है, आंदोलन लोकतंत्र में अधिकार है, आंदोलन लोकतंत्र का हथियार है, वो होना चाहिए। अगर किन्हीं लोगों पर आंदोलनों के कारण कोई मुकदमे लगे हुए हैं, हम उनको अपराधियों की श्रेणी में नहीं रख सकते। यद्यप इंडियन पेनल कोड ही उन पर लागू होता है जो अपराध के लिए लागू होता है, लेकिन जो अपराधी होते हैं उनका नाम तो सब लोग जानते हैं। हत्या करने वाले, बलात्कार करने वाले, चिन्मयानंद से लेकर के और मुख्तार अंसारी होते हुए और सेंगर तक, उन सारे लोगों का नाम सारे लोग जानते हैं। जो सचमुच अपराधी हैं, जो अपहरण, हत्या, बलात्कार, लूट, फिरौती, ये सारे काम करते हैं, उनको सबको पता है। इसीलिए शायद चुनाव आयोग ने ये नियम बनाया है कि अब उनके बारे में आपको जनता को बताना पड़ेगा, जिससे जनता वो सब जानने के बाद फैसला कर सके, और खुद प्रत्याशी को भी उसके बारे में सूचना देनी पड़ेगी कि मेरे ऊपर ये मुकदमे हैं। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर अगर सचमुच कोई अपराधी है तो उसकी जरूरत क्यों? हो सकता है क्योंकि रॉबिन हुड की एक इमेज हो जाती है कुछ लोगों की, और बड़ा दुर्भाग्य है कि उसी जात या बिरादरी में बहुत बड़ा साहित्यकार कोई होगा, कोई वीर चक्र, परम वीर चक्र प्राप्त करता होगा, कोई बहुत बड़ा कवि होगा, कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक होगा, कोई बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट का लॉयर होगा, लेकिन उसको लोग गौरव नहीं मानते हैं और अपनी जात बिरादरी के रॉबिन हुड एक क्रिमिनल को गौरव मान लेते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है समाज का, और इससे कहीं नहीं बचना चाहिए। और ये मैं आज से नहीं देख रहा हूँ, एक डाकू मान सिंह हुआ करते थे, उनसे बड़ा कोई डाकू देश में नहीं हुआ है। और भिंड, मुरैना और आगरा के कुछ इलाके, उन इलाकों में उनके लोगों ने मंदिर बना दिए और उनके नाम के गाने गाए जाने लगे शादी ब्याह में। तो ये विकृति है समाज की कि रॉबिन हुड टाइप के गुंडे बदमाशों को अपना हीरो मानना, और शायद उसके नाते कुछ राजनीतिक दल भी मजबूर होते हैं कि चलो इनके सहारे इनकी जात बिरादरी धर्म का वोट मिल जाएगा। लेकिन ये लोकतंत्र के नाम पर कलंक है, वो चाहे जो दे रहा हो। अब जो सवाल है, सारी पार्टियों के ऊपर कितने कितने मुकदमे हैं, ये समय समय पर विभिन्न संस्थाएं जारी करती रहती हैं, और उसमें दूध का धुला हुआ कोई भी नहीं है। किसी के कम और किसी के ज्यादा लोग मुकदमे, उनके ऊपर मुकदमे हैं और लोग उनके ऊपर ये क्रिमिनल धाराएं लगी हुई है। बस उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि वो आंदोलनों के मुकदमे हैं या अपराध के मुकदमे हैं। लेकिन संभव हो, जहां तक हो सके, संभव क्या बल्कि हर हालत में इससे बचना चाहिए सभी दलों को। बिल्कुल। अभिषेक जी जवाब दे चंद्रेश जी की बात का। देखिए, चंद्रेश जी के लिए बड़ा आसान है किसी चीज को दूसरे रूप में बताना, लेकिन सिर्फ आरोप लगा देने से कोई अपराधी सिद्ध नहीं हो जाता है। चंद्रेश जी को यह भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसे मैं कहूं तो कि क्या आदरणीय राहुल गांधी जी के ऊपर घोटालों का आरोप नहीं है? क्या आरोप तो है ना, कहीं ना कहीं जैसा कि अभी हमारे बड़े भाई ने बोला, देखिए किसी भी सेक्शन में जब वो कानून के किताबों में दर्ज हो जाता है तो वह अपराधी ही कहलाता है, चाहे वह किसी भी रूप में अपराधी हो। अपराधियों की कोई जात बिरादरी नहीं होती है, लेकिन जब तक कि वह कोर्ट में विचाराधीन है तब तक कि उसको अपराधी करार दे देना या किसी भी संविधान में नहीं लिखा हुआ है। आप उसको अपराधी कहेंगे, बाहर लोग अपराधी कहेंगे, लेकिन अगर कोर्ट के निर्णयों के अनुसार अगर आप देखेंगे तो कभी भी वो अपराधी नहीं कहलाएगा जब तक कि उसको सजा ना हो जाए। चंद्रेश जी जवाब दें। चंद्रेश जी अपना ऑडियो अनम्यूट करें आप। हाँ जी। तो अभिषेक जी, बड़ी विनम्रता पूर्वक मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और विनम्रता पूर्वक आप जवाब भी उम्मीद करते हैं देंगे।
राजनीतिक मुकदमे राजनीति में है तो होना स्वाभाविक है, आपके भी ऊपर होता है, हमारे भी ऊपर होता है। सीआरपीसी आईपीसी के जो प्रोविजन है उसके तहत दंड के प्रावधान भी है, खैर वो एक अलग विषय है। लेकिन मैं कुछ गुंडों के माफियाओं का नाम आपसे लेता, धनंजय सिंह, ब्रिजेश सिंह, त्रिभुवन, मुख्तार अंसारी, कुलदीप सेंगर, क्या इनके ऊपर राजनीतिक मुकदमे हैं या आपराधिक मुकदमे हैं? और क्या ऐसे व्यक्तियों को कोई भी राजनीतिक दल टिकट देती है तो क्या वो ये कहकर अपना बचाव कर सकती है कि अभी न्यायालय में मामला लंबित है, न्यायालय ने इसको अपराधी नहीं घोषित किया है? जिसको समाज अपराधी घोषित कर दिया है, जिसकी छवि समाज में अपराधियों और गुंडे की है, ऐसे व्यक्तियों को राजनीतिक दलों को टिकट देने से बचना चाहिए। मैं ये बात कह रहा हूं। और यदि आप टिकट देते हैं, हो सकता है आप सरकार बना लेंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को आप एक आदर्श मैसेज नहीं देंगे और आने वाली पीढ़ियां यही कहेगी कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। अभिषेक जी, क्योंकि यहाँ भाजपा के प्रवक्ता नहीं है, इसलिए आपसे मैं जवाब चाहूंगा। चंद्रेश जी, पहली चीज तो आपने गलत व्यक्ति से सवाल अपना कर दिया है। जिनकी पार्टी के लोग हैं, नहीं, मैं सबसे पूछ रहा हूं, मैं खुद से भी ये सवाल पूछ रहा हूं। सुन लीजिए अभिषेक जी सुन लीजिए, एक मिनट, एक सेकेंड। अभिषेक जी, ये सवाल मैं आपसे ही नहीं, मैं खुद से भी ये सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, ये बहुत बढ़िया चीज है। आप खुद से सवाल कीजिए और उसका जवाब भी आप खुद दीजिए। नहीं, आप नहीं देंगे, आप गुंडों को टिकट देंगे, जवाब नहीं देंगे। सुन तो लीजिए। अब आपने किया है प्रश्न, तो उसका उत्तर भी सुनिए। देखिए, ये जिस पार्टियों के सदस्य या जो पार्टी इनका संरक्षण कर रही हो, ये प्रश्न आपका उनके लिए होना चाहिए था। नंबर एक बात, जैसा कि आप समाज के लोगों की बात कर रहे हैं, इस तरीके से अगर कहें तो आदरणीय राहुल गांधी जी की छवि पप्पू के नाम से बनी हुई है, तो क्या उनकी छवि वो समाज ने बनाई हुई है? नहीं ना। एक नैरेटिव सेट कर दिया जाता है समाज में कि इस व्यक्ति की छवि कैसी है, किस हिसाब से वो है। तो क्या राहुल गांधी जी पप्पू के नाम से जाने जाते हैं? मतलब आप सारी बात मिलाकर ये कहना चाहते हैं। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, पूरी बात हो जाने दीजिए। इसी तरीके से आपको याद होगा, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राहुल गांधी जी के ऊपर कौन सा मुकदमा विदेश में लगा हुआ था, वो कैसे आए थे, इस बात के भी यार आपको जानकारी होगी। मैं ज्यादा ओपन तौर पे नहीं कहना चाहता हूं ना, उस चीज के लिए मेरा मुंह खुलवाइए। तो मैं इस चीज को कहता हूं कि देखिए, आप कोई चीज वक्तव्य देते हैं तो यहाँ पे बैठ करके बहुत सारी ऑडियंस आपको सुन रही होती है। तो एक, मैंने पहले भी कहा था, एक उंगली आप दूसरे के ऊपर उठाएंगे तो चार उंगलियां आपके ऊपर भी उठती है। तो कैसे राहुल गांधी जी के ऊपर कौन कौन से मुकदमे दर्ज हुए थे, कैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी उनको भारत लेकर के आए थे वापस, या किसी से छुपा हुआ नहीं है। समाज के सभी लोग जानते हैं, सभी विवेकशील यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो मैं आपसे कहूंगा, इन सब प्रश्नों को आप उनसे कीजिए जिनकी पार्टी उनको सपोर्ट करती हो, जिनकी पार्टियों ने उनको संरक्षण दे रखा हो, जिनकी पार्टियों को मिलते ना हो धनंजय सिंह। ये आप उनसे अभिषेक वाजपेयी जी, आप भी यहाँ बैठे हैं और हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं। बड़ी विनम्रता पूर्वक बताइएगा, आपकी पार्टी में कितने दागियों को टिकट दिया गया है? कितने ऐसे व्यक्तियों को टिकट दिया गया है जिस पर चोरी, डकैती, बलात्कार, जघन्य अपराध, मर्डर के मुकदमे न्यायालय में लंबित है? आप जिस व्यक्ति का नाम लिए, सुन लीजिए अभिषेक उपाध्याय जी, नहीं उपाध्याय होगा, उससे कहिएगा। अब बैठ कर ना, जिसके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं फेंकते। आपने खुद कहा कि आपकी पार्टी को लोग गुंडे की पार्टी कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि आपने अतीक अहमद को इलाहाबाद। चलिए, बीजेपी का प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए, मैं उनका ही रुक कर लेता हूं। सर, आपका बहुत स्वागत है। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है शरद जी, ठीक है, शरद त्रिवेदी जी मेरे साथ है। एक सेकंड शरद जी, गलत बात कह रहे हैं शरद जी, ठीक है, एक सेकंड। आपको प्रश्न करना हो तो घर जाकर के उनके ठीक है, चलिए, ठीक है। अरे अभिषेक वाजपेयी जी हैं, ठीक है, उपाध्याय नहीं, आप वाजपेयी हैं, ठीक है। एक सेकंड, शरद त्रिवेदी जी, जो बात आप लोगों की तरफ से, या फिर जो आज बात अनुराग ठाकुर ने या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही, उस पर समाजवादी पार्टी का यह कहना है कि अगर एक उंगली उनकी तरफ उठाएंगे तो दो आपकी तरफ भी उठ रही हैं। दूध का धुला तो इसमें कोई भी नहीं है। अपराधी, गुंडे, माफिया, जब तक ये साबित ना हो जाए, किसी के ऊपर अगर मुकदमा लगाए तो उस आधार पर आप उसको अपराधी नहीं कह सकते ना। मैं आपका इस पर रिएक्शन चाहता हूं। मैं पूरी तरह सहमत हूं मयूर जी, जो वाजपेयी जी ने कहा, मैं 100% उनके साथ सहमत हूं कि इस तरह के जो एफआईआर और फर्जी केस जो हैं वो हर पार्टी एक दूसरे पे लगाती है, और जिसमें मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन इसमें सभी शामिल हैं।
मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं उन बातों की तरफ आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा जो घटनाएं घटी है। मैं व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं। 93 में जब मुलायम सिंह जी के संरक्षण में जब सरकार बनी थी तो जो पहली मीटिंग हुई थी उसमें 28 विधायक, इतनी अच्छी बहस हुई कि वो विधानसभा से अस्पताल पहुंच गए। और मायावती के ऊपर जो हमला हुआ था उसमें एफआईआर भाजपा ने लिखाया था, हमने नहीं लिखाया था। और जो गेस्ट हाउस कांड हुआ था तो वो जग जाहिर है, सब लोग जानते हैं। एफआईआर लिखाने या ना लिखाने से कोई मुजरिम नहीं बनता है, लेकिन यह है कि कौन जो जनता के बीच में क्या बात है, क्या है लोगों के दिमाग में क्या है, कितना ये सब जानते हैं। आश्चर्यजनक बात है कि आज जब गुंडे और माफियाओं पर डिबेट हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का मत एक है। ये दावा ये स्वीकार ही नहीं कर सकते कि हम माफिया और गुंडों को टिकट नहीं देंगे। आपको जानकारी नहीं है, मुझे लग रहा है कि आपसे जो नहीं, आप बताइए। आप बोल रहे हैं कि मुकदमे और उसके बाद जब पेंडिंग है, 2012 में सरकार बनी थी तो उन्होंने तो इसका मतलब आपके अनुसार जो कोर्ट है वो बंद कर देनी चाहिए। आपके अनुसार कोर्ट बंद कर देनी। एक तरफ आप बोले मुकदमे लंबित है, उसके बाद आप ऐसी बात कर रहे हैं, किसी को भी दोषी करार दे सकते हैं। अब मेरे पास समय नहीं, आप लोग किसी आरोप प्रत्यारोप के बीच में मैं चर्चा भी यहीं पर समाप्त करूंगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने समय निकाला, आज इस चर्चा का हिस्सा आप लोग बने। हालांकि अब चुनाव आते आते ये आरोप प्रत्यारोप और तेज होते हुए आपको दिखेंगे, लेकिन आपको अपने मत का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना है, क्योंकि ये चुने हुए प्रतिनिधि आपके हित और अहित दोनों को सोचने वाले हैं, उसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं। इसलिए मत जब देने जाएं तो इसका ध्यान आप जरूर रखें। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।